हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं जो आप लोगों को यूपी पीजीटी के क्वेश्चंस करवा रही थी, उसी में आगे के क्वेश्चंस हैं ये ज्योग्राफी के। सर्वाधिक समुद्री गहराई कहाँ पाई जाती है? तो इसमें ए ऑप्शन है महासागरीय घाटियों में, बी दिया है महासागरीय किनारों पर, सी महासागरीय खाइयों में और डी दिया है दिए गए सभी विकल्पों में। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा, महासागरीय खाइयों में। सर्वाधिक समुद्री गहराई महासागरीय खाइयों में पाई जाती है। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। इनकी स्थिति प्रायः तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती है। द्वीपों के सहारे भी गहरी गर्त देखने को मिलती है। आकार की दृष्टि से महासागरीय गर्तों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कम क्षेत्रफल वाले किंतु अधिक गहरे खड्ड को गर्त कहते हैं तथा लंबे खड्ड को खाई कहते हैं। महासागरों में कुल 57 गर्तों का जो है पता लगाया गया है, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में तथा 6 जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी गर्त मेरियाना ट्रेंच है, जो कि प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कई बार किसानों को मिट्टी में चूना मिलाने की सलाह क्यों दी जाती है? ए दिया है चूना मिट्टी में नमी को नियंत्रित करता है, बी है मिट्टी के अम्लीय स्तरों में वृद्धि होती है, सी है मिट्टी के क्षारीय स्तरों में वृद्धि होती है और डी है चूना पौधे की वृद्धि में सुधार करता है। इसमें सी ऑप्शन जो है ये सही होगा। कई बार किसानों को मिट्टी में चूना मिलाने की सलाह दी जाती है क्योंकि मिट्टी के क्षारीय स्तर बरकरार रहते हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है अम्लीय मिट्टी एसिडिक सॉयल और दूसरी है क्षारीय या बेसिक सॉयल। एसिडिक होती है जिस मिट्टी में चूने की मात्रा कम होती है, इसे अम्लीय मिट्टी कहते हैं, और जिस मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होती है उसे क्षारीय मिट्टी कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि मिट्टी में चूने की मात्रा कम होने पर अम्लीय तथा अधिक होने पर क्षारीय होती है। जब मृदा में अम्लीयता का स्तर बढ़ जाता है तो मिट्टी में क्षारीय स्तर को बरकरार रखने के लिए मिट्टी में चूने की मात्रा मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण का है। कथन दिया है कि मैग्मा महासागरीय प्लेटों को अलग करता है और नए समुद्री तल बनाता है, और इसका रीजन है नया समुद्री तल सीधे प्रावरण को बिना ढके निर्मित किया जा सकता है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ये ए की व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मैग्मा महासागरीय प्लेटों को अलग करता है और नए समुद्री तल बनाता है। रचनात्मक प्लेट किनारों को अपसारी प्लेट सीमा या संवर्धी प्लेट सीमा भी कहते हैं। रचनात्मक सीमा अपसारी मंडल को प्रदर्शित करती है, जहां पर लावा का निरंतर ऊपर की तरफ अपवाह होता रहता है तथा नई सागरीय क्रस्ट का निरंतर निर्माण होता रहता है। नई समुद्री तल सीधे प्रावरण को बिना ढके निर्मित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश गुफा में जमाव का एक उदाहरण है। लेपीज, आरोही निक्षेप, स्टैलेग्माइट, निलंबी निक्षेप। सी दिया है कैवरन या कंदरा और डी दिया है रंध्र। तो इसमें जो है स्टैलेग्माइट होगा। ये जो है निलंबी निक्षेप स्टैलेग्माइट जो है ये गुफा में जमाव का एक उदाहरण है। कंदरा की छत से रिसने वाले जल की मात्रा यदि कुछ अधिक होती है तो वह सीधे टपक कर कंदरा या गुफा के फर्श पर पहुंच जाती है। इस तरह कंदरा के फर्श पर निक्षेपात्मक स्तंभ का निर्माण हो जाता है। धीरे धीरे निक्षेप द्वारा इन स्तंभों की ऊंचाई ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। इस प्रकार के स्तंभों को स्टैलेग्माइट कहते हैं। आधार पर ये मोटे तथा विस्तृत होते हैं, परंतु ऊपर की ओर पतले नुकीले होते हैं। घुलन क्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह अत्यंत ऊबड़ खाबड़ तथा असमान हो जाती है। इस तरह की स्थलाकृति को लैपीस कहते हैं। कंदराएं ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान के रूप में होती हैं, जिनकी रचना भूमिगत जल की घुलन क्रिया तथा अपघर्षण द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, इंडोनेशिया में। मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अतिरिक्त से समेरु, जावा तथा दुकोनो इंडोनेशिया के सक्रिय ज्वालामुखी हैं।
क्राकाटोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया का प्रसुप्त ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा जापान का प्रसुप्त ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप में किलायू, सिसिली द्वीप में माउंट एटना, लिपारी द्वीप में स्ट्रोम्बोली, अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप, अंटार्कटिका रॉस द्वीप में माउंट इरेबस आदि सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक भूम आकृति ज्वालामुखी के कारण निर्मित नहीं हुई है? तो इसमें जो है क्रेटर तो ज्वालामुखी से निर्मित हुआ है। गीज़र जो है गीज़र ये देखते हैं। डाइक जो है तटबंध, ये भी जो है ज्वालामुखी से ही निर्मित है। ये जो है वार्व जो है, ये देखते हैं इसका क्या सही दिया है, मुझे पता नहीं है इसका ऑप्शन, तो देख लेते हैं। डी ऑप्शन इसमें सही है। ये इसी पे मुझे डाउट भी हो रहा था। ये जो वार्व है ये जो है ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुवर्ष स्तरीय वार्व जो होता है ये प्राकृतिक भूमि आकृति ज्वालामुखी के कारण निर्मित नहीं हुई है, जबकि ज्वालामुखी क्रेटर, उष्णजल गीजर और तटबंध या डाइक प्राकृतिक भूमि आकृति ज्वालामुखी के कारण निर्मित हुई है। ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर कहते हैं। क्रेटर प्रायः कीपाकार होता है। उष्ण जल स्रोत गीजर एक प्रकार का गर्म जल का सोता या स्प्रिंग होता है, जिसमें समय समय पर गर्म जल तथा वाष्प निकलती रहती है। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाता है तो एक दीवार की भांति संरचना बन जाती है, इसी को डाइक कहते हैं। ये जो है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है वॉल्केनो का, डाइक। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की जलवायु में प्राकृतिक अपक्षय फिजिकल वेदरिंग सर्वाधिक प्रभावी होता है? इसमें दिया है गर्म और शुष्क, बी दिया है गर्म और आर्द्र, सी दिया है एकांतर कर्म में गर्म और शुष्क मौसम, और डी दिया है घर में तापमान में व्यापक परिवर्तन। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। गर्म होना चाहिए और वहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, मतलब वेट वहाँ का मौसम। आर्द्रता, गर्म और आर्द्र प्रकार की जलवायु में प्राकृतिक अपक्षय फिजिकल वेदरिंग सर्वाधिक प्रभावी होता है। मौसम की विभिन्न स्थैतिक क्रियाओं द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने को अपक्षय या अपक्षरण का मौसमीकरण कहते हैं। अपक्षय 3 प्रकार का होता है, भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय जिसे फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं, रासायनिक अपक्षय केमिकल वेदरिंग, तथा जैविक अपक्षय जो है ये बायोलॉजिकल वेदरिंग है। सूर्यताप, तुषार तथा वायु द्वारा चट्टानों के विघटन होने की क्रिया को भौतिक अपक्षय कहा जाता है। भौतिक अपक्षय में यद्यपि ताप का परिवर्तन भौतिक अपक्षय में यद्यपि ताप का परिवर्तन सर्वाधिक प्रभावशाली कारक है, तथापि इसके अंतर्गत दाब मुक्ति, जल का जमना पिघलना तथा गुरुत्व का भी सहयोग रहता है। लाल सागर किसका एक उदाहरण है? तो ये तो एकदम सबको पता होगा, ये जो है रिफ्ट वैली का उदाहरण है। लाल सागर विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली का एक उदाहरण है। भ्रंशन की क्रिया द्वारा उत्पन्न रिफ्ट घाटी या दरारी घाटी एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति होती है। किसी स्थान पर जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है और एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है, तो इसे रिफ्ट घाटी या ग्रैवन कहते हैं। संसार की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी वह है जो जॉर्डन नदी की घाटी लाल सागर के बेसिन में होती हुई जाम्बेजी नदी तक 4800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, एक नदी रेगिस्तान में पहाड़ के किनारे पर रेत जमा करती है, इस जमाव को क्या कहा जाता है? डेजर्ट क्रस्ट, डेजर्ट वॉश, डेजर्ट मोनाडनॉक या बजादा। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, बजादा। एक नदी रेगिस्तान में पहाड़ के किनारों पर रेत जमा करती है, इस जमाव को बजादा कहा जाता है। बजादा स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसे अंग्रेजी में बहाड़ा कहते हैं। मरुस्थलीय भागों में उच्च पर्वतीय प्रदेश में तथा प्लाया के बीच निक्षेपित पदार्थों कंकड़ पत्थर रेत बजरी आदि से निर्मित स्थलाकृति को बजादा अथवा बहाड़ा कहते हैं। अचानक तीव्र वर्षा से पैदा हुई नदियाँ पर्वतीय प्रदेशों में तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं और पर्वतीय ढालों का बड़े पैमाने पर अपरदन करती हैं। इस अपरदित पदार्थ को नीचे मरुस्थलीय इलाकों में
नदियाँ जलोढ़ पंखों के रूप में निक्षेपित कर देती हैं और बजादा का निर्माण करती हैं। प्राचीन काल में एक महाद्वीप के स्थिर अंतर्भाग कोर को क्या कहा जाता था? तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, क्रेटन कहा जाता था। प्राचीन काल में एक महाद्वीप के स्थित अंतर्भाग या कोर को क्रेटन कहा जाता था। क्रेटन पृथ्वी के महाद्वीपीय परत का एक संगठित भूभाग है जिसमें दीर्घकालिक स्थिरता के साथ अल्प मात्रा में आंतरिक विरूपण दिखाई पड़ता है। क्रेटन रूपांतरित एवं क्रिस्टलीय चट्टानें होती हैं। आमतौर पर प्राचीनतम क्रेटन के रूप में ग्रेनाइट ग्रीनस्टोन शैल समूहों को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 134 व्यास की अंतरिक्ष चट्टान क्षुद्र ग्रह का नाम क्या था जो 31 मई 2018 को 1,26,000 मील की दूरी से पृथ्वी के पास से गुजरा। यह दूरी पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की आधी दूरी है। बी ऑप्शन इसमें सही है, 2010 WC9। ये उस समय का करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि ये 2018 की बात पूछ रहा है। 134 व्यास की अंतरिक्ष चट्टान क्षुद्र ग्रह का नाम 2010 में WC9 था जो 31 मई 2018 को 1,26,000 मील की दूरी से पृथ्वी के पास से गुजरा। यह दूरी पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की आधी दूरी है। अगला क्वेश्चन है वायु की धाराएं हवाओं से कैसे अलग होती हैं? ए दिया है हवाओं की गति वायु की धाराओं से कम होती है। बी दिया है हवाएं शुष्क होती हैं और वायु की धाराओं में नमी होती है। सी है हवाएं क्षैतिज रूप में बहती हैं और वायु की धाराओं की गति ऊर्ध्वाधर होती है। डी है हवाएं भूमि पर चलती हैं और वायु की धाराएं समुद्रों और महासागरों पर चलती हैं। तो इसमें जो है यही सी वाला ऑप्शन सही है, हवाएं क्षैतिज रूप में बहती हैं और वायु की धाराओं की गति ऊर्ध्वाधर होती है। इसकी व्याख्या दिया गया है, हवाएं क्षैतिज रूप में बहती हैं और वायु की धाराओं की गति ऊर्ध्वाधर होती है। इस तरह वायु की धाराएं हवाओं से अलग होती हैं। पृथ्वी के सतह पर जब किसी एक स्थान पर निम्न वायुदाब की स्थिति पाई जाती है तो किसी उच्च वायुदाब वाले स्थान से हवाएं निम्न वायुदाब वाले स्थानों में गमन करती हैं जिनका प्रवाह क्षैतिज रूप में होता है, जबकि ठीक इसी के विपरीत विषुवत रेखीय क्षेत्रों में हवाएं गर्म होकर सीधे ऊपर की ओर गमन करती हैं जिनका प्रवाह ऊर्ध्वाधर रूप में होता है। इस प्रकार 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य ऊपरी वायुमंडल से हवाएं सीधे नीचे की ओर उतरती हैं जिनका प्रवाह ऊर्ध्वाधर होता है। अगला क्वेश्चन है वार्षिक वर्षण क्या है? ए दिया है एक वर्ष में वर्षा के सभी स्वरूप। बी दिया है एक वर्ष में कुल हिमपात, ओलावृष्टि, तुषार वर्षा और वर्षा। सी है एक वर्ष में वर्षण का परिमाण जो जमकर बर्फ बन जाता है। और डी दिया है हिम, ओले आदि के बिना प्रतिवर्ष तरल वर्षा की कुल मात्रा। इसमें जो है बी ऑप्शन सही है, एक वर्ष में कुल हिमपात, ओलावृष्टि, तुषार वर्षा और वर्षा को वार्षिक वर्षण कहते हैं। वार्षिक वर्षण एक वर्ष में कुल हिमपात, ओलावृष्टि, तुषार वर्षा और वर्षा है। स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के कारण आकार को बड़ा करने में मदद करती है। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसीलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव तथा ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहा जाता है। जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो वर्षा हिमतूलों के रूप में होता है जिसे हिमपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का। इसमें कथन है आदिम पृथ्वी के वातावरण में कोई ऑक्सीजन नहीं थी। और आर दिया है पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण संभवतः ज्वालामुखी निकली गैसों से बना था। इसमें ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। आदिम पृथ्वी के वातावरण में कोई ऑक्सीजन नहीं थी क्योंकि पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण संभवतः ज्वालामुखी से निकली गैसों से बना था। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया था। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकली। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक घास स्थल बड़े शिकारों वाला देश या बिग गेम कंट्री कहलाता है? तो इसमें दिया है ए ऑप्शन प्रेयरी, बी डाउन्स, सी पंपास और डी सवाना। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा। देखते हैं। हाँ, इसमें डी ऑप्शन सही होगा, सवाना। सवाना प्राकृतिक घास स्थल या ग्रासलैंड बड़े शिकारों की भूमि वाला देश कहलाता है। सवाना जीवों में विविध प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं, जिस कारण यहाँ पर विविध प्रकार के प्राणी जीव पाए जाते हैं। शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों के जीव बहुलता में रहते हैं। शाकाहारी जीवों में जेब्रा, जिराफ तथा हाथी जैसे बड़े जानवर हैं तथा मांसाहारियों में शेर प्रमुख है। सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जिसमें पेड़ तथा लंबी झाड़ियाँ खुले में उगती हैं। उनका विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्रों की शक्तिशाली ठंडी बर्फीली हवाओं को कहा जाता है? तो इसमें जो है देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसे ब्लेजार्ड कहा जाता है, जो ध्रुवीय क्षेत्र में हवाएं चलती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों की शक्तिशाली ठंडी बर्फीली हवाओं को हिम झंझावात या ब्लेजार्ड कहा जाता है। इनका प्रवाह क्षेत्र उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। इनकी गति अधिक तीव्र होती है। इनके आगमन से तापमान अचानक हिमांक के नीचे गिर जाता है, सतह बर्फ से आच्छादित हो जाती है तथा शीतलहर चलने लगती है। साइबेरिया में इसे बुरान कहते हैं। सामान्य रूप में चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों तरफ संकेंद्रीय वायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं तथा केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप परिधि में केंद्र की हवाएं चलने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, बादल फटना क्या होता है? इसमें ए दिया है, एक बिंदु पर आकर उच्च बादलों का संघनन। बी दिया है, कुछ मिनटों के लिए एक छोटे से क्षेत्र में अकस्मात भारी वर्षा होना। सी है 100 मिलीमीटर अनवरत नियमित वर्षा। और डी दिया है, छोटे से क्षेत्र में भारी वर्षा के साथ त्वरित झंझावात। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा। देखते हैं, छोटे से क्षेत्र में भारी वर्षा के साथ त्वरित झंझावात को बादल फटना कहा जाता है। त्वरित झंझा एक तीव्र स्थानीय झंझावात होता है जिसमें विस्तृत तथा घने कपासी वर्षा मेघ होते हैं तथा नीचे से ऊपर की ओर प्रबल हवा चलती है। बिजली का तेजी से चमकना तथा बादलों की गरज इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। वर्षा इतनी तेजी से होती है कि लगता है कि मेघ फूट पड़े हैं। इसी से इस वर्षा को मेघ प्रस्फोट कहते हैं, परंतु वर्षा थोड़े समय तक टिकती है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण की आर्द्रता को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो इसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा। वातावरण की आर्द्रता को मापने वाले यंत्र का नाम हाइग्रोमीटर है। पेंटोग्राफ समांतर चतुर्भुज के सिद्धांत पर बना एक साधारण यंत्र है जिसे मानचित्रों का विवर्धन या लघुकरण करने के लिए काम में लाया जाता है। हाइड्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग द्रव का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। इसको याद कर लीजिए कि पेंटोग्राफ जो है समांतर चतुर्भुज के सिद्धांत पर बना एक साधारण यंत्र है जिसे मानचित्रों का विवर्धन या लघुकरण करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के उस प्रकार की पहचान करें जिसके साथ गर्जना होती है और बिजली चमकती है। तो इसमें दिया है कन्वेक्शनल, फ्रंटल, क्यूमुलस या ओरोग्राफिक। तो इसमें जो है कन्वेक्शनल होगा, संवहनीय वर्षा संवहनीय वर्षा के साथ गर्जना होती है और बिजली चमकती है। हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है। वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद यह फैलती है तथा तापमान के कम होने से ठंडी हो जाती है। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ इससे जो है मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रहती है। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्रायः होती है। यह विषुवतीय क्षेत्र तक, खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमंडलीय हवाएं हैं? पर्वतीय हवाएं, मानसूनी हवाएं, पश्चिमी हवाएं या जेट स्ट्रीम।
तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा, पश्चिमी हवाएं। प्लैनेटरी विंड के बारे में पूछा था, तो जो ये वेस्टर्लीज है ये प्लैनेटरी विंड है। पश्चिमी हवाएं भूमंडलीय हवा है। उपोष्ण उच्च वायुदाब 30 डिग्री से 35 डिग्री, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब 60 से 65 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थानीय पवन को पछुआ कहते हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अब अगला आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।